आपसे, और मैं इसलिए भी सवाल कर रहा हूं कि कोविड काल जिस तरह बीता, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बहुत बड़ा झटका था। वो कितना बड़ा झटका था और आप कैसे उबर रहे हैं उससे? कैसे गाड़ी पटरी पर लौट रही है आपकी? जो कोविड का काल था, उससे उत्पीड़न जितना मजदूर वर्ग का हुआ है, उससे ज्यादा उद्योगपति का हुआ है। उद्योगपति का इसलिए हुआ है कि हमारे उद्योग को अंदर जो लेबर थी, जो स्टाफ था, जो कर्मचारी थे, उनके लिए सरकार ने यह आदेश दे दिया कि आपको इनको तनख्वाह देनी है। अब हमारे ऊपर स्थिति ये कि हमारा व्यापार बंद, बैंक से हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लगातार चल रहा है जी, और जो हमारा स्टाफ है उससे हम काम नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनको हमें लगातार पैसा देना है। तो इससे सबसे ज्यादा जो कमर टूटी है वो उन उद्योगों की टूटी है जिन उद्योगों के अंदर स्टाफ और कर्मचारी ज्यादा थे। उसमें रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार है जिस व्यापार में मजदूर से लेके और एक मैनेजर तक सबका रोजगार जुड़ा है। लकड़ी वाले का रोजगार, ईंट वाले का रोजगार, लोहे वाले का रोजगार, मिस्त्री का रोजगार, बिजली का रोजगार, इवन हमारे हर क्षेत्र का रोजगार रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। वो सारा प्रभावित होने का काम हुआ है। अब वो धीरे धीरे हम इसमें उभरने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी ही वहां का विकास होता है, वहां का रोजगार होता है, वहां का व्यवसाय होता है। मरगूब त्यागी जी, एक वक्त ऐसा था जब हापुड़ को गुड़ और गन्ने के नाम से जाना जाता था। यहाँ की गुड़ की मंडियां विश्व विख्यात थी, लेकिन कोरोना काल के बाद यहाँ की मंडियां और यहाँ का कारोबार पूरी तरीके से मंदा पड़ता हुआ नजर आया। क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से वो धूमिल हो चुकी पहचान हापुड़ पा पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और आपके इस चैनल को कि आपके इस सवाल के माध्यम से जो हमारे व्यापारी वर्ग के मन की पीड़ा है वो पूरे देश के सामने जाएगी। सच्चाई यह है कि आज जो मिडिल क्लास है और जो मजदूर क्लास है, उसका रोजगार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा ही व्यापार लीजिए, कोरोना काल में और आज में दोनों में इतना अंतर आ गया कि लोहा महंगा हो गया है, सीमेंट वो महंगा हो गया है, ईंट है वो महंगा हो गया है, डीजल है वो महंगा हो गया है, पेट्रोल है वो महंगा हो गया है, और जो हमारा एसेट्स है, जमीन और फ्लैट्स, उसकी कीमत सरकार भी मान रही है कि 25 से 30% कम हो गई है। जिस कीमत पर हम कोरोना से पहले अपनी चीज बेच पा रहे थे, उससे आज 25 से 30% कम कीमत हमें अपने उत्पाद की मिल रही है, और उस उत्पाद को मेंटेन करने के लिए हमें 30 से 40% तक खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हम कितने संघर्ष के दौर में आज व्यापारी जी रहा है। बिल्कुल, मतलब कीमतें तो कम मिल रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी का कारण है। संजय अग्रवाल साहब हमारे बीच में, लकड़ी व्यापारी हैं सर। आप क्या लगता है कोरोना काल का कितना असर आपके व्यापार पर आपको देखने को मिला? देखिए, मैं आपको बताऊं इंडिया न्यूज के माध्यम से कि कोरोना शुरू होने के बाद चल गया। सारे क्षेत्र का व्यापारी, पूरे यूपी का व्यापारी बिल्कुल घरों में कैद हो गया जनता के साथ। सरकार ने जनता को अनाज तो दिया होगा, लेकिन अनाज के साथ और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश के व्यापारी ने उस जनता को सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई चेन हम हैं। उद्योग किसी चीज को बना तो सकते हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हाथ में है वो व्यापारी समाज के हाथ में होता है। और तमाम बाधाओं को पार करते हुए, तमाम रेस्ट्रिक्शंस जो प्रदेश सरकार के थे, हमारे लाखों व्यापारियों के उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन उल्लंघन के चालान भी कटे। लेकिन व्यापारी ने, जो व्यापारी का पहला कर्तव्य है समाज सेवा का, व्यापारी उससे पीछे नहीं हटे और कोरोना से हमने जनता के साथ मिलकर के लड़ने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी हाल ही में कोरोना काल में जो व्यापारियों पर मुकदमे कायम हुए थे उनको वापस लेने की बात की है। अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। मैं आपके इस मंच के माध्यम से वो चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जिनसे आज
व्यापारी परेशान है। सबसे पहला विषय है वैट का। जीएसटी सरकार जब 2 साल पहले लाई थी तो पूरे देश के अंदर एक उम्मीद व्यापारी को जागी थी, जो हमारा सन 78 से नारा था कि एक देश है एक निशान और एक टैक्स का बने विधान। तो हमने सोचा था कि जीएसटी के आगमन से शायद हमारे देश में कर प्रणाली में समानता आएगी और टैक्स का स्लैब एक हो जाएगा। सरकार ने जीएसटी के 2 साल के दरमियान में लगभग 1000 से ऊपर अमेंडमेंट किए हैं और आज देश के तमाम व्यापारी संगठन, तमाम औद्योगिक संस्थाएं इस बात का विरोध कर रही हैं कि जीएसटी के टैक्स में असमानता से हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि यदि एक पेन पर उत्तर प्रदेश में 18% जीएसटी लगता है तो बंगाल में उस पर 12% है। यही टैक्स की असमानता व्यापारी का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा से बाहर हो रहे हैं और बंगाल का व्यापारी प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे निकल रहा है। संजय जी, मैं एक दूसरा सवाल लेके आपके सामने ये आ रहा हूँ। लकड़ी कारोबारी हैं आप। हापुड़ के जब व्यापार की बात करें तो गुड़ की बहुत बात होती है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा बाजार है यहाँ। लकड़ी के व्यापार के बारे में बताइए, कब आपने शुरुआत की थी और पहले किस तरह का बाजार था और अब किस तरह का बाजार है? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं अनाज और गुड़ का व्यापारी हूं। तो मेरे लिस्ट में, मैं माफी चाहता हूं, मुझे जानकारी मिली थी कि आप लकड़ी के कारोबारी हैं। मैं माफी चाहता हूं जी। मैं आपको गुड़ और अनाज के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकता हूं। मैं जानना भी चाहता हूं क्योंकि गुड़ का एक बड़ा काम है यहाँ पर। गुड़, हापुड़ गुड़ की एशिया प्रसिद्ध मंडी के रूप में विख्यात है। हापुड़ और मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी मंडियां हैं, लेकिन चूंकि कोरोना काल में तमाम मंडियां बंद रही तो इसलिए व्यापारी का भारी नुकसान हुआ है और व्यापारी उससे उभरने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। हमारे किसान भाइयों का व्यापारियों के साथ चोली दामन का साथ है। आपने मंडी का जिक्र किया है तो मैं आपके माध्यम से एक सवाल सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि सरकार ने अभी हाल में जो एक कानून लागू किया है कि मंडी के बाहर बिना टैक्स दिए और बिना लाइसेंस के व्यापार होगा और मंडी के अंदर टैक्सेशन व्यवस्था कायम होगी। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की जो कृषि उत्पादन मंडियां समितियां हैं उनका स्वरूप बिगड़ेगा। प्रदेश सरकार अपने इस निर्णय पर एक बार पुनर्विचार अवश्य करे। बिल्कुल संजय जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आपने बताया कि आप गुड़ का भी व्यापार करते हैं और गुड़ के लिए, गुड़ की मंडियों के लिए हापुड़ जो तस्वीर इसकी धूमिल कहीं ना कहीं हुई है, वो कौन से कदम होंगे आने वाले समय में, चूंकि कोरोना काल के बाद एक बड़ी मंदी का दौर गुड़ मंडियों ने देखा है, उठाए जाए जिससे कि तस्वीर एक बार फिर से प्रसिद्धि की साफ हो पाए? सुधार के लिए जहां तक मेरी समझ है, मैं एक बहुत बड़ा विषय है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुड़ की पैदावार में अग्रणी स्थान रखता है और यहां का गुड़ देश के कोने कोने में परिवहन होकर जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए व्यापारी पर परिवहन का बहुत भारी खर्च आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही गुड़ का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य 1-2 प्रदेश में भी गुड़ का उत्पादन होता है। तो प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए हमें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े रेट पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई कदम अवश्य उठाना जाना चाहिए जिससे जनता और व्यापारी को राहत मिले। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी भी है, व्यापारी हैं, वो आ चुके हैं। सुरेश जी, आप भी मंच पर आ जाए। रंजना, ओवर टू यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुरेश जी के लिए भी। थोड़ी देरी से जरूर सर आप पहुंचे, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपसे सवाल इसलिए है क्योंकि व्यापारी आप हैं। ऐसे में जो ऑफ टैग व्यापार हुआ है कोरोना काल के बाद, जो असर कोरोना काल का कहीं ना कहीं यहाँ के खासतौर पर हापुड़ की बात करूं व्यापार पर देखने को मिला है, क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से ट्रैक पर, पटरी पर जो गाड़ी है वो कैसे तेजी से दौड़ पाएगी? देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है,
यहाँ तो मुझे कहीं मंदा दिखाई नहीं देता। मेरी बातें बिल्कुल सबसे अलग है, इसे कोई अदरवाइज ना ले, क्योंकि ना तो प्रॉपर्टी में मंदा है, ना किसी घूमने वाले हिल स्टेशन खाली है कोई। पर यह है कि चूंकि हिंदुस्तान में नंबर 2 का पैसा बहुत है, विदेशों में तो सब डेबिट क्रेडिट कार्ड चलते हैं, यहाँ तो नंबर 2 का पैसा लोगों पे बहुत है, इसलिए महसूस ही नहीं होता कि कब तेजी आई कब मंदी आई। आज भी प्रॉपर्टी के रेट 20% बढ़ गए हापुड़ में 1 साल में जी। तो मेरा तो अपना मानना है कि यहाँ जो व्यापारी वर्ग है वो वाकई परेशान है, तो अब फिर भी वो सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार के संग रहना उसकी विदेशी मजबूती। पैसे की जो आप बात कर रहे हैं, देश की बड़ी आबादी ऐसी है जो रोजी रोटी के लिए जूझती है, हाँ जूझती है, तो विदेशी पूंजी सबके पास नहीं है। सबके तो पास बड़ी है। आबादी की जरा आप बात करें। नहीं, बड़ी आबादी के तो मैं बता रहा हूँ ना, बड़ी आबादी पर इतना पैसा है, पूरे देश की इकोनॉमी उस पर डिपेंड कर रही है। खाली अकेला ये नहीं है कि भाई जो 5% 10% पूंजीपति ऐसे हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, बाकी 90%। 90% तो अपना हैंड टू माउथ रहेंगे ही। वो तो पूंजी की मैं बात कोई नहीं चाहता कि सब समाजवाद आए, हर आदमी चाहता है जो भी मजदूरों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। देखिए, हमारा मकसद ही सर ये है कि आम जनता के मुद्दे लेकर हम इस मंच को यहाँ पर लेकर आए हैं और उसी तबके की हम बात करते हैं, क्योंकि जो तबका बहुत अच्छे जीवन यापन कर रहा है उसे तो परेशानी है ही नहीं, समस्याएं आम जनता को होती है। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम हापुड़ की धरती पर मौजूद हैं। मरगूब साहब, आप ही से सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सवाल ये है कि जिक्र सर कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 नंबर का पैसा है, लोग बहुत ज्यादा खुश है, बहुत बड़ा तबका जो खुश है, लेकिन आम जनता बहुत परेशान है और उनकी समस्या लगातार बढ़ी है। सरकार निरंतर कोशिशें कर रही है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? सुरेश जी के मैं इस जवाब पे मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैं जिस उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, मेरे उस उद्योग से देश का 90% वो तबका जो हैंड टू माउथ है, जिसको काम पर जाना है तब उसको रोजी रोटी मिलनी है। जैसे सुबह बेलदार आएगा, शाम तक बिल्डिंग में ईंट होएगा तो उसको पैसा मिलेगा, मिस्त्री आएगा शाम तक काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, प्लम्बर आएगा काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, पेंट वाला आएगा पेंट करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, लकड़ी वाला आएगा लकड़ी का काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। चूंकि मेरे व्यापार में 90% वो व्यक्ति जुड़ा है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास श्रम शक्ति है, लेकिन उसकी श्रम शक्ति के लिए केवल और केवल वादे हैं, उसके लिए कोई काम नहीं है। ये सच्चाई है कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित वो श्रम शक्ति हुई, लेकिन उसी श्रम शक्ति के साथ में उस श्रम शक्ति से जुड़े हुए उद्योगपति उनसे ज्यादा इसलिए प्रभावित हुए कि हमारे ऊपर यह दबाव था कि आप अपनी लेबर से काम नहीं कराएंगे लेकिन उसको पैसा देंगे जी। ये हमारे ऊपर दबाव था। लेकिन संजय जी, एक व्यापारी के तौर पर तो मुख्यमंत्री साहब के काम से बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन में लाखों व्यापारियों के जो चालान कटे और जो मुकदमे कायम हुए, अगर प्रदेश सरकार ने उन मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है तो निसंदेह मैं एक व्यापारी होने के नाते उसकी सराहना करता हूं। वो मुकदमे वापस होने चाहिए थे। हमने हर मंच पर न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी लखनऊ में मिलकर के ये निवेदन किया था कि व्यापारी ने समाज सेवा की है, व्यापारी सप्लाई चेन है, यदि कोई छोटी मोटे उल्लंघन अगर लॉकडाउन में हुआ है तो व्यापारी ने पैसा कमाने की नीयत से वो उल्लंघन नहीं किया। वो समाज सेवा में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि हमें दुकान खोल करके रात्रि 12 बजे भी सामान देना है तो हमें पहली सेवा उस ग्राहक की करनी है, उस जरूरतमंद की करनी है। तो मैं फिर एक बार प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों पर से मुकदमों को वापस लिया। बात मुकदमों तक सीमित नहीं है। मुकदमों के अलावा कोरोना काल में उद्योगपति के ऊपर जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो बैंक का हमारे ऊपर कर्जा था, हमने व्यापार नहीं किया, हम अपने घर 6 महीने तक बैठे रहे, जन सेवा में बराबर भागीदारी करी, कर्मचारियों को बराबर सैलरी दी, तो प्रदेश सरकार थोड़ी हमारी ये मदद कर दे कि उस दौर में हमारे से बैंक का ब्याज फ्री कर दिया जाए। हमारी कोई ये मांग ऐसी है भी नहीं, हमारे कोई ये मांग गलत भी नहीं है, सही मांग है हमारी। ये मरगूब भाई आपकी अपनी मांग है, लेकिन संजय जी आपका रुख करूंगा। गुड़ और मंडी, इन दोनों काम में कितना नुकसान हुआ और कितनी मुश्किलात अब हैं कोरोना काल के बाद? क्योंकि विषय हमारा यही है कि कोरोना काल के बाद अब क्या स्थिति है बाजार की और संभावनाएं क्या देख रहे हैं आप? मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना काल में गुड़ का व्यापार तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है और अभी आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान धरने पर हैं। तो गुड़ की अराइवल हापुड़ मंडी में नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम है, हर मंडी में। और
अनाज अभी है नहीं, क्योंकि 1 महीने बाद गेहूं की फसल आनी शुरू होगी। तो इस समय तो व्यापारी जो है दिसंबर के महीने से लगभग अपने हाथ पर हाथ रखे बैठा है और हमें इंतजार है नई गेहूं के आने का। तब हमारा प्रॉपर वे में अपना व्यापार धीरे धीरे शुरू होगा अनाज का। और गुड़ आने का समय अक्टूबर नवंबर में होता है, तो वो अभी दूर की बात है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे पटरी पर व्यापार जरूर आएगा, क्योंकि मैं निराश हूं, नाउम्मीद नहीं हूं कि हमारे प्रदेश का किसान, हमारे प्रदेश की मेहनतकश जनता और हमारे प्रदेश का व्यापारी कोरोना से लड़ेगा भी और जीतेगा भी। कोरोना और हम काल के व्यापार बाद में भी चूंकि आगे जिक्र बढ़ेंगे। आप कर रहे हैं कि ये रंजना समझ अच्छी बात कही कि निराशा में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं बिल्कुल होना हर चाहिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों से होकर हम गुजरे हैं तो पॉजिटिविटी की जो लाइट होती है उसको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरेश जी, एक व्यापारी होने के नाते क्या संजय जी के मत से आप भी मत रखते हैं या फिर इससे आप अलग सोचते हैं? प्याज छोड़ना चाहिए। और साथ साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार जो किसानों के लिए जितनी भी सुविधा दे रही है, अभी तक सरकार गन्ने का भुगतान नहीं करा पाई पिछले साल का। इसकी तो मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि मेरी गौशाला के 11 लाख रुपए रुके पड़े 1 साल से। मैं हापुड़ की गौशाला देखता हूँ जी 2300 गौवंश है, बूढ़ी गायों का वृद्धाश्रम है। 1905 से ये गौशाला स्थापित है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। 10% गौवंश केवल दूध देता है, बाकी सब निराश्रित है। अब जब देश अनलॉक की प्रक्रिया में था और अब एकदम से सब चीजें खुल चुकी हैं, व्यापार पूरा खुल चुका है, किस तरीके से आपकी प्लानिंग है, किस तरीके से आगे आप बढ़ा रहे हैं? कि अभी भी उतनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर अब सरलता है? अब इतनी सरलता है कि हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं। पिछली बार बहुत दिक्कतें थी, लॉकडाउन में भी मैं कई बार गया, मुझे कई बार रोका गया। तो आखिर मुझे प्रशासन को यही बताना पड़ा, 2300 गौवंश और 100 कर्मचारी, इनका जीवन यापन एज ए CEO मुझे देखना है। तो मैं मेरे पास भी हालांकि प्रशासन ने बनवाए, भूसा लाने के लिए हम पे गाड़ियों पर परमिट नहीं थे। फिर CM साहब को लिखा गया, उन्होंने 24 घंटे में ही ऑर्डर करे कि ना परमिट दिए जाए, तब जाके हमारे गायों के लिए भूसा आ पाया। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात भी है। इसलिए मरगूब साहब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से यू टर्न मारा है। देश के कई बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्थिति अभी काबू में है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार एहतियातन तौर पर तमाम कदम उठा रही है। आपको क्या लगता है कि कोरोना एक बार फिर से ये महामारी उत्तर प्रदेश को जकड़ती है तो व्यापार जो ट्रैक पर आया वो पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक हो जाएगा? बिल्कुल दोबारा फर्क पड़ेगा। एक्चुअली हर व्यापार के अंदर श्रम शक्ति महत्वपूर्ण होती है। अब यदि कोरोना काल दोबारा आता है तो सबसे पहले उस श्रम शक्ति को रोक दिया जाता है कि आप काम नहीं करेंगे। अब आप ये समझिए ना कि श्रम शक्ति जो है वो इंजन है। आप ये कहें कि साहब आपकी गाड़ी का इंजन बंद कर दिया तो गाड़ी तो फिर चल ही नहीं सकती। इसी तरह अगर व्यापार के अंदर, अभी सुरेश जी ने कहा कि मेरे 100 कर्मचारी हैं, तो अगर उन 100 कर्मचारियों से ये कह दिया जाए कि आप गौशाला नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इसी तरह से अगर श्रम शक्ति रोक ली जाएगी तो व्यापार तो ऑटोमेटिकली ठप हो जाएगा। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से सड़कें डेवलप करी जा रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई की बात है। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार को अगर इसी तरह से उपलब्ध कराएं, और खास तौर से व्यापारी वर्ग ने सरकार को कोरोना पीरियड में बहुत सहयोग दिया है। वही सहयोग हम ये चाहते हैं सरकार से कि जब हम पर संकट की स्थिति आए तो सरकार हमारे साथ खड़े हो जाए। जिस तरह से हम सरकार के साथ खड़े हो गए थे, इस तरह जब हम पर संकट आए तो सरकार हमारे साथ खड़े होकर हमारी समस्याएं सुने, उसमें हमारी मदद करने का काम करे। इसलिए भी लगता है क्योंकि रिटेल मार्केट की अपनी स्थिति होती है। रियल एस्टेट में क्या है कि जो आपके बाहर होते हैं ज्यादातर मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, लोग होते हैं, वो भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन में और कोरोना काल में। पूरी तरह से जो फ्लैट्स के खरीदार हैं, मेरे यहाँ फ्लैट्स बन के तैयार खड़े हैं, खरीदार नहीं है। अब मैं उन फ्लैट्स को बनाने के लिए जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा मेरा नहीं था, वो मैंने बैंक से पैसा लेकर लगा दिया। बैंक का इंटरेस्ट रोज मुझ पर चल रहा है। जो फ्लैट एग्जाम्पल मेरा 25 लाख रुपए में तैयार हो रहा था, ब्याज समेत लगा के मेरा 30-32 लाख में पड़ रहा है। मार्केट में वो बिक नहीं रहा। तो ये दिक्कत तो है ही में। तो सरकार अगर हमारी इन सब सुविधाओं के ऊपर ध्यान दे, हमारा सहयोग करे, तो कोरोना काल का जैसे हमने मुकाबला करा है वैसे मंदी का भी मुकाबला करने का काम करेंगे। बिल्कुल। संजय जी, कितने तैयार हैं आप इसके लिए? बिल्कुल। व्यापारी इस कोरोना से पहले भी लड़ाई लड़ता आया है और सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। हमने जहां सरकार को टैक्स देने का काम भी किया है, उसके साथ जनसेवा और समाज सेवा में भी व्यापारी ने अग्रणी
पूरे प्रदेश का व्यापारी, ये उत्तर प्रदेश की जनता गवाह है कि कितने लोग पैदल पैदल बिहार गए, लाखों की संख्या में लोग हापुड़ होकर के निकले, और हापुड़ के भामाशाहों ने, जो व्यापारी वर्ग है, उसने, बेशक हमारा काम नहीं था, हम खाली बैठे थे, लेकिन मानवता के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते तमाम व्यापारी सड़कों पर आए और उन अपने यात्रियों को हमने, जो हमारी हैसियत थी, जिस लायक हम थे, हमने उनकी सेवा की। और मैं फिर एक बार कोरोना से जो लड़ाई हमारे व्यापारियों ने लड़ी है, आम जनता ने लड़ी है, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा, और इंडिया न्यूज का भी हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आपने हापुड़ के तमाम लोगों को आज ये अपना मंच देने का काम किया। बहुत शुक्रिया सर। आपका एक आखिरी सवाल सुरेश जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देश के बड़े बड़े राज्यों में कई मजदूरों ने काम किया। कोरोना काल के दौरान सब स्थानीय लोग अपने अपने घर वापस लौटे, बड़ी तादाद उन लोगों में हापुड़ की जनता, यहाँ के रहने वालों की भी थी। ऐसे में अब जब एक बार फिर से चीजें खुली हैं, ऑफ ट्रैक हुआ है सब कुछ, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मजदूर थे, क्या वो वापस लौट पा रहे? उनको कितनी चुनौतियां हो रही हैं? तो उनके सामने बहुत है, ना तो वो खुल के काम कर पा रहे हैं, ना व्यापारी की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो पूरा पैसा लगा के, पूरी ताकत से अपना काम बढ़ा दें, क्योंकि फिर कोरोना की वापसी की बात चल रही है। कई प्रदेशों में तो 7-8 प्रदेश, पहले 5 प्रदेश थे, अब 8 प्रदेश हो गए। उसमें इतना बढ़ गया है कि 16,000 मरीज रोज हो गए। ये संख्या एक डॉक्टर उन्होंने लिखा है कि ये हर 2 हफ्ते में दुगनी होगी। हर 2 हफ्ते में दुगनी होने का मतलब तो ये 2 महीने में लाखों में पहुंच जाएगी। ये बात तो सुरेश जी कह रहे हैं, जो खरीदार है, उसके पास जो पूंजी है वो बचा के रखना चाहता है इमरजेंसी के लिए, और जो व्यापारी है वो घाटा जो हुआ अब वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता, तो दोनों तरफ से ब्लॉकेज है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये समस्या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी भी है और उसी को कम करना है। हालांकि एक बार फिर से कोशिशें तमाम हो रही हैं, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लोग भी अपने काम को और भी ज्यादा बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात अगर हम हापुड़ की करें, जो मंडियां यहाँ पर पूरी तरीके से मंदी पड़ गई है, वो आने वाले समय में कितना प्रोग्रेस कर पाती है और कितनी जल्दी कर पाती है, राघवेंद्र जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन की हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं, इसे खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सेशन के खास मेहमानों के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया न्यूज का मकसद अधिवेशन करने के पीछे की वजह यही है कि हर क्षेत्र से लोग जुड़े, समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या हो सकता है, सरकारों से कितनी उम्मीद है या सरकार से कितनी उम्मीद है, और उसके साथ साथ उसमें समस्या कहां आ रही है या फिर रुकावट बाधा कहां पर है। अगला सत्र हम शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा विराम लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। Powered by UP Government, co-presented by Paras and Samia, associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College।